Hello everyone. Previous class we have understood the first part of Faraday's law, that whenever there is a change in flux linkage associated with a conductor, an EMF will be induced. Today we shall analyze and try to realize the second part of the law. The magnitude of EMF induced is directly proportional to the rate of change in flux linkage. Rate of change in flux linkage means if the flux is changing faster, then you will say EMF will be more. If the flux is changing slowly, then you will say EMF will be less. What made Faraday to think like this and how it is really can be realized? Let us see. So second part of the law बहुत important है, समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे. Second part of the law says, second part of Faraday's law क्या कहता है? Faraday's law, ये Faraday's में Faraday's law, second part of Faraday's law. क्या कहता है? कहता है कि magnitude of EMF is directly proportional to the rate of change in flux linkage. Rate of change in flux, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये आपका फारेडेस का सेकेंड लॉ है. चलिए समझते हैं क्या हो रहा है. सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना बेटा. सपोज यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है. ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कंडक्टर को मूव करवाने वाला हूँ. कौन सा कंडक्टर है? से आई विल शो यू द कंडक्टर नाउ. यस, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में सपोज मैं इस कंडक्टर को मूव करवाने वाला हूँ. ये कंडक्टर कौन सा? ये वाला. ये कंडक्टर को मैं मूव करवाऊंगा, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट आई कैन विजुअलाइज. नाउ दिस कंडक्टर इज टू बी मूव्ड. जब मैं ये कंडक्टर को मूव करवाने लगा ऐसे, सपोज आई मूव इट इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड विद सर्टेन स्पीड. जब मूव करवाने लगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे उनके ऊपर फोर्स आने लगा. क्या बताओगे आप? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज किधर को जाएंगे? लेफ्ट की तरफ जाएंगे कि राइट की तरफ जाएंगे? मैं इसको नीचे की तरफ मूव करवा रहा हूँ. मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड है, तो कैसे जाएंगे? How this positive charge will move? सोचो, राइट की तरफ जाएंगे. देखो बी ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर को आएंगे? हाँ, आपको समझ में आ रहा है. इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है they will be going towards right. तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मिलेंगे नेगेटिव चार्ज. थोड़ा ध्यान से देखें, इसको मैं जूम करता हूं. ये जो कंडक्टर था, ये था वो कंडक्टर. अब क्या हुआ? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो चुका है. सोचो अगला पॉजिटिव चार्ज के बारे में. ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ये भी तो नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर भी फोर्स आएगा. कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स. कैसे आएगा? इधर को आएगा. तो the magnetic force on this will be like this. I call it magnetic force Fm. जब मैग्नेटिक फोर्स इसको ढकेलते हुए लेने की कोशिश करेगा, कब? कुछ समय के बाद, तो आप देखोगे कि ये जो चार्जेस है ये इसको रिपेल कर रहे हैं. जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उसको जाने नहीं दे रहे हैं, है ना. और ये जो नेगेटिव चार्जेस है उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं. डबल डिफिकल्टी. एक तो ये जाने नहीं दे रहे हैं, एक तो ये दूसरा खींच के पीछे से रख रहे हैं. तो अब ये और ये दोनों मिलके ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं. तो दोनों मिलके इसके ऊपर एक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहे हैं. अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की बराबर हो गया तो क्या होगा? ये मूव नहीं करेगा.
अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है, मतलब शुरू में जब यहाँ पर ज्यादा चार्ज नहीं आया था तब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा था तो चार्ज को भगाने लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे चार्ज इधर पहुंचने लगे इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो बढ़ने लगा। एक समय आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा तो फिर और चार्जेस नहीं जाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर ईएमएफ मिलने वाला है। नहीं तो जब आप इसको मूव करवा रहे थे कुछ वेलोसिटी v में तो आप देखें कि एक समय आया जब द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड और काउंटरबैलेंस्ड और नॉलिफाइड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट होगा यूं कि ये जो चार्ज है यूं की यूं पड़ा रहेगा और आगे नहीं मूव करेगा। तो क्या देखें, when I am moving it with a constant speed, a particular amount of charge is induced, and after that the process stops. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज बन गया, उसके बाद और फर्दर चार्ज नहीं बन रहा है। अभी मुझे चाहिए कि और ज्यादा ईएमएफ चाहिए, और ज्यादा ईएमएफ चाहिए, तो और ज्यादा चार्ज भेजना पड़ेगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भेजना पड़ेगा। लेकिन भेजे कैसे? मैग्नेटिक फोर्स को तो इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूट्रलाइज कर दिया है। हमें याद है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या था? इट वाज क्यू वी बी साइन थीटा। शायद ये फॉर्मूला सबको याद है। तो सब कुछ बराबर रखते हुए अगर मैं इसका वेलोसिटी को बढ़ा देता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स रोक नहीं पाएगा, तो ये वाला चार्ज को भी भगा के वो ले जाएगा उधर। फिर कुछ समय के बाद थोड़ा ज्यादा ईएमएफ मिल गया और प्रोसेस फिर से बंद हो गया। और ज्यादा ईएमएफ चाहिए तो और ज्यादा वेलोसिटी में मूव करो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी में मूव करोगे उतनी ज्यादा ईएमएफ होगा। नहीं, इसका मतलब अगर ये कंडक्टर को मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, छोटा सा ईएमएफ, जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूँ, बड़ा ईएमएफ, और जल्दी मूव करवा रहा हूँ और ज्यादा ईएमएफ। तो ये फाराडे के नॉलेज से देखो, उनकी दृष्टि से देखो, बोल रहे कि धीरे धीरे फ्लक्स कट कर रहा है, छोटा ईएमएफ, जल्दी जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है, ज्यादा ईएमएफ, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है तो हाँ बहुत ज्यादा ईएमएफ हो रहा है। इसका मतलब हम जिसको मोशन के साथ कोरिलेट करके, फोर्स के साथ कोरिलेट करके बात कर रहे हैं फाराडे के लॉ में, वो मोशन फोर्स उस सब के बारे में कुछ नहीं। वो बोल रहे हैं कि अगर जल्दी जल्दी फ्लक्स बदल रहा है ज्यादा ईएमएफ होगा, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली और फिजिकली रियलाइज कर पाए कि हाँ, व्हेन दिस कंडक्टर इज मूविंग फास्टर मोर ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, कंडक्टर मूविंग स्लोअर लेस ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Is it understood? ठीक है, तो क्या देखे E इज इक्वल टू, हम देख चुके हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है, डी फाई बाई डी टी। E मतलब ईएमएफ, डी फाई क्या है? फ्लक्स कट इन dt सेकेंड्स। तो ईएमएफ हो गया डी फाई बाई डी टी। डी फाई क्या हो गया? फ्लक्स कट इन dt सेकेंड्स। ये है फाराडे सेकेंड लॉ, जिसको हम समझने की कोशिश किए कि लॉ तो है, प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन जो फाराडे बोले कि जल्दी जल्दी फ्लक्स कट करेगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा, धीरे धीरे फ्लक्स कट करेगा तो कम ईएमएफ होगा, उसको फिजिकली प्रैक्टिकली रियलाइज करने की कोशिश की कि धीरे धीरे मूव कर रहा है तो कम ईएमएफ हो रहा है, जल्दी जल्दी मूव कर रहा है तो ज्यादा ईएमएफ हो रहा है। एंटायर फाराडे लॉ में कहीं भी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में नहीं लिखा है। इट इज माय ओन इंटरप्रिटेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाई एंड हाउ फाराडे फॉर्मुलेटेड द लॉ। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। अगर ये चीज हमें समझ में आ गया तो चलिए उसका यूज करते हैं। सपोज एक केस लेते हैं, केस 1, एक कंडक्टर, एक कंडक्टिंग बार of length L moves with a velocity v in a direction perpendicular to its length in a
ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ V इज परपेंडिकुलर टू B। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर मूव कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ V इज परपेंडिकुलर टू B। और ऐसा केस में हम जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द EMF इंड्यूस्ड। आई वांट टू नो व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड। चलिए हम निकालना चाहते हैं कि कितना EMF इंड्यूस होगा इस केस में। क्या दिया यूं है कि यहां पर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, चलो इसका नाम है AB, और ये कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। चलो ये B है, मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है B। इसमें ये मूव कर रहा है क्या वेलोसिटी में, विथ ए वेलोसिटी V व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हमें पता करना है कि क्या होगा EMF इंड्यूस्ड। EMF मैग्नीट्यूड क्या होगा पूछा है, उसके लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला अब तक, क्या है, ओनली फॉर्मूला वी हैव, E इक्वल टू d∅dt। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर dt सेकेंड में d∅ फ्लक्स कट किया है तो EMF इज d∅dt। dt सेकेंड में कितना फ्लक्स कट किया, चलो देखते हैं। इन t सेकेंड्स ये कहाँ जाएगा, t सेकेंड में ये जो कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडक्टर इज मूव्ड सो मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गया है, यहाँ से यहाँ पर गया है। अगर उसका स्पीड v है तो कितना दूर गया होगा, v इंटू dt। चलो AB का नाम को बना देते हैं A डैश B डैश। AN नॉर्मल एरिया स्वेप्ट, कितना एरिया ये स्वीप कर गया यहाँ से यहाँ पर, तो लेंथ तो L, ये है VDT, सो इट इज LVDT d∅। फ्लक्स कट, ये जो नॉर्मल एरिया लिख रहा हूं इसमें नॉर्मल का मतलब क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स कट कितना है, इट इज फ्लक्स कट क्या होता है, इट इज फ्लक्स थ्रू नॉर्मल एरिया, थ्रू AN कितना, इट इज B इंटू AN। B कितना, B तो B है, AN क्या है, LVDT, सो इट इज BLVDT। तो मिल गया इन t सेकेंड्स हमारा फ्लक्स कट कितना हो रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी इन t सेकेंड्स द फ्लक्स कट इज कमिंग आउट टू बी BLVDT। यस, वैल्यू डाल दिए इसका, इज कमिंग आउट टू बी BLVDT। फ्लक्स कट मिल गया, द फ्लक्स कट इज अंडरस्टूड, हाउ मच इट इज BLVDT। ओके, नाउ अगर हमें BLVDT मिल गया, BLVDT, so this is the flux cut d∅ in dt seconds। what is the EMF induced? फॉर्मूला तो so सिंपल है, you want to find out the EMF, EMF is given by the flux cut per unit time or rate of change in flux cut, that is equal to BLV, dt cancel हो गया, so the EMF induced is BLV volt। So a conductor of length L moving with a velocity v in a direction perpendicular to its length in a transverse magnetic field B will develop an EMF कितना, BLV। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, बढ़िया। ये था केस 1, ठीक है, आप लोग याद रखना ये केस 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस 1 ऐसा गया, थोड़ा मैं इसको स्पेस बनाता हूँ। क्या ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ये
यस सर। बाकी के कंजूस लोगों को समझ में क्यों नहीं आया? बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर हम लोग आजकल कम बातचीत करते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, हम शांत रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन साथ साथ सो भी जाते हैं, वो बात अलग है, नहीं? अच्छा ठीक है। नाउ लेट अस सी केस 2। मैं ये सब केसेस को कराने की बहाने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी केस में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। एक कंडक्टर और एक कंडक्टिंग बार of length L is moving about one end with constant time period T, constant time period T, ठीक है। एक एंड में घूम रहा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exists along axis of rotation, along axis of rotation। उस केस में क्या, थोड़ा बात को समझो तो, बोला है कि यहाँ पे कोई एक सर्कुलर पाथ में कोई एक बार, सर्कुलर पाथ तो दिया नहीं भाई, वे क्या दिया है कि कोई एक बार है जो एक एंड में घूम रहा है, ये है कोई बार, ये कोई एक बार है जो एक एंड में घूम रहा है, ऐसा है। दिस बार इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, छोटा सा कर लेते। नाउ दिस बार इज रोटेटिंग अबाउट दिस एंड, ये ऐसा घूम रहा है, लेंथ कितना है L। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। देखो कोई बार अगर ऐसा घूम रहा है ना, ये होता है उसका एक्सिस, ठीक है ना। अगर ये ऐसा घूम रहा है, कोई चीज ऐसा घूम रहा है तो एक्सिस क्या हुआ, ऐसे है ना, तो इसका भी एक्सिस ऐसे हुआ। मैग्नेटिक फील्ड B इज अलोंग द एक्सिस, मतलब हुआ यूं कि आपको यहाँ पर मिलेगा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, ठीक है। The magnetic field here in this zone is something like this, ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हर जगह ऐसा अवेलेबल है, ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है। और आपको पूछा गया है बताओ व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक बार घूम रहा है, एक एंड में घूम रहा है, और हमें देखना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, क्लियर। ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा। आप लोग अपना दिमाग लगाओ, कितना सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली चीज है ही नहीं। क्या देखना है कि dt सेकंड में कितना फ्लक्स कट करेगा। आप जानते हो कि जब ये घूमेगा तो ऑब्वियसली द फ्री एंड विल बी मूविंग इन ए सर्कल। ये फ्री एंड जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला है ना। ये फ्री एंड ऐसा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यस, ये फ्री एंड ऐसा एक सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला है। देख लो, ऐसा एक सर्कुलर पाथ में ये फ्री एंड मूव करने वाला है। और पूछा गया है कि बताओ कि कितना फ्लक्स कट करेगा। मतलब ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, इसके अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है वो सारा फ्लक्स को कट करेगा, ये सारा का सारा फ्लक्स को कट करेगा, है कि नहीं। इसके अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है सारा फ्लक्स को कट करेगा। बाहर जो फ्लक्स है, बाहर तो फ्लक्स है ही। सॉल्यूशन लिखेंगे।
1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज इन t सेकेंड्स। क्या दिया है? टाइम पीरियड दिया है t, मतलब एक बार पूरा घूम के आने के लिए टाइम लेता है t सेकेंड्स। हाँ, ये हमें मालूम है, एक बार पूरा घूम के आने के लिए टाइम लेता है t सेकेंड, और ये हमें समझ में आ चुका है। इन t सेकेंड्स an क्या है? an क्या था? नॉर्मल एरिया स्विफ्ट, नॉर्मल एरिया स्विफ्ट। कितना एरिया ये बनाया है? ये पूरा एरिया। अगर ये लेंथ l है, ये लेंथ अगर l है, तो एरिया कितना हो गया? पाई l स्क्वायर, है ना? तो बताओ d फाई क्या है? d फाई इज फ्लक्स कट, दैट इज b इंटू नॉर्मल एरिया, इट इज b पाई l स्क्वायर। अच्छा, ये सारा जो फ्लक्स कट हुआ है कितनी समय में? t सेकेंड में। कितनी समय में? t सेकेंड में। बन गई ना काम? अगर t सेकेंड में ये हाल है तो एक्सक्यूज मी, फिर बताओ व्हाट इज देन द EMF इंड्यूस्ड? आप कहोगे EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू d फाई बाय dt, d फाई बाय dt द EMF इंड्यूस्ड। तो आप कहोगे EMF इज इक्वल टू d फाई बाय dt पाई b l स्क्वायर बाय t। The EMF induced will be pi b l square by t। अगर आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो थोड़ा बताओगे क्या? बताओगे क्या यहाँ पे कौन सा एंड O या एंड P, कौन सा एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस? कौन सा एंड पॉजिटिव चार्ज जैसे बिहेव करेगा? मतलब विल बी एट हायर पोटेंशियल O और P। देखो ये घूम रहा है कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कौन सा एंड हायर पोटेंशियल में रहेगा? O और P। कैसे सोचे? सोचने का आसान तरीका है, आप इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, सोचो कि एक पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे मूव कर रहा है? दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग लाइक दिस, क्योंकि ये घूम रहा है ना। अगर ये घूम रहा है तो ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा होगा? ऐसे मूव कर रहा होगा। दिस इज द वेलोसिटी। b कैसा है? b अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा है, तो फोर्स इधर को होगा, दैट मींस द पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर, है ना? तो आप कहोगे दिस विल बी द हायर पोटेंशियल एंड, दिस विल बी द लोअर पोटेंशियल एंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना, इवन जेईई मेन में भी एक बार मेरे को याद है कुछ साल पहले सीधा फॉर्मूला ही पूछा था, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन ए बार रोटेटिंग अबाउट 1 एंड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड B if the length of the bar is L and time period is T। सीधा फॉर्मूला लिखना था, ठीक है? और अब देखोगे आगे चल के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं तो हाफ b l स्क्वायर ओमेगा होता है, ठीक है? ये हो गया हमारा सेकंड। तो ये दोनों स्टेटमेंट को यूज करके लेट अस हैव सम न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we want to see a question here. A conductor was pulled on the rails with constant velocity v as shown। क्या दिया कि यहाँ पे एक रेल है, देखो ध्यान से देखो क्या दिया, यहाँ पर कोई एक रेल है, रेल्स कंडक्टिंग रेल्स है, और ये रेल्स के ऊपर किसी कंडक्टर को आपने मूव करवा रहे हो, आप मूव करवा रहे हो, इसके ऊपर कोई एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर है। नाउ दिस एंड इज कनेक्टेड बाय ए रेजिस्टेंस लाइक दिस, ऐसा दिया है,
और यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है जिसको हम मूव करवा रहे हैं। क्या वेलोसिटी में से हम इसको मूव करवा रहे हैं विथ वेलोसिटी v। मैग्नेटिक फील्ड दिया है b हो, तो हम इसको इधर को मूव करवा रहे हैं विथ वेलोसिटी v में। ऐसा करके दिया। सोचो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट A है, पॉइंट B है। इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवा रहे हैं। ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन तो करेंगे ही, क्योंकि इसमें ढेर सारे बीट लेंगे हम लोग और कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा प्लीज फोकस करना। लिखने वाली काम बाद में भी आप लोग कर सकते हो, मैं तो वीडियो आपको रिलीज कर देता हूँ। आप पूछा क्या है, फाइंड आउट ऑफ A and B which one is at higher potential। अच्छा, फिर क्या पूछा, फाइंड EMF induced find direction of current in bar AB। फिर क्या दिया, find magnitude of current in resistance R, and the last but not the least, find external force required to continue the motion, to continue the मोशन को कंटिन्यू करवाने के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। What external force is required to continue the motion। देखिए ये सारा चीज दिया है क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम लोग एक एक करके करते हैं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इसके बहाने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। तो ये था बिट नंबर 1, ये हो गया बिट नंबर 2, ये बिट नंबर 3, ये बिट नंबर 4, बिट नंबर 5, दैट्स ऑल। चलिए शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। तो हमें बारीकी से सारा चीज को डिस्कशन करना है और समझना है। तो भाई साहब देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है कि यहाँ पर कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग रेल है, इधर कंडक्टिंग रेल के ऊपर एक बार AB मूव कर रहा है, ये बार AB मूव कर रहा है, बार AB मूव कर रहा है। थोड़ा रंगीला बना देते AB को ताकि हम देख पाएंगे। यस, ये बार है AB मूव कर रहा है। You clearly see that bar AB is to move along the conducting rails। जब ये AB मूव करेगा उसमें EMF होगा। बिट नंबर 1 से शुरू करते हैं। बिट नंबर 1 में क्या बोला, बिट नंबर 1 में पूछा है आउट ऑफ A and B which is at higher potential। ये तो कोई भी बता देगा क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, सबको आता है। तो बिट नंबर 1 which one is at higher potential, A और B। मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है। अब अंदर इसके कोई पॉजिटिव चार्ज ले लो और सोचो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के साथ इधर भागने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज ऐसे भाग रहा है तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो कौन हाई पोटेंशियल में होगा, VA, फिर भी ग्रेटर VB। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
फिर क्या पूछा सेकेंड बीट में, क्या पूछा सेकेंड बीट में पूछा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हम अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है BLV। अभी तो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाले थे। Now you see the velocity is perpendicular to the length, B is also perpendicular to L and V, so EMF induced is BLV. Okay. तो आप देख रहे हो कि there is a potential difference between points A and B और से closed loop। तो direction of current क्या होगा, क्या आप में से कोई पहलवान बताएगा in this bar AB what is the direction of current? कौन बताएगा, देखते हैं। What is the direction of current in the bar AB? जिनको समझ में आता है वही बता पाएंगे, क्योंकि B to A देखो ये A is at higher potential, B is at lower potential, करंट कैसे जाएगा A to B और B to A? कुछ बोल रहे A to B, कुछ बोल रहे B to A, यही गड़बड़ है। जो B to A बोल रहे हो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज EMF। नहीं, आप चाहो तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इसको आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, ये द करंट विल गो लाइक दिस, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, द करंट विल बी फ्रॉम B to A। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं, A हायर पोटेंशियल में है, B लोअर पोटेंशियल में, A to B बोल देते हैं, लेकिन ये EMF सोर्स है, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में तो ये अंतर है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे जाएगा B to A। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन बार इज B to A। देखो कुछ लोगों को समझ में आया, क्या बाकी लोगों को समझ में आया ये कैसे B to A हो रहा है? दो आप जानते हो कि आपका इसका पोटेंशियल ज्यादा है, A का पोटेंशियल ज्यादा है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं करंट जो है B to A फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे सोर्स EMF, इट्स नॉट ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज B to A। फिर पूछा है बीट नंबर 4 में, बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना तो बहुत आसान है। कैसे आसान कैसे हो गया ये? यू नाउ रिप्लेस द कंडक्टिंग बार बाय ए सोर्स ऑफ EMF। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है तो भूल जाओ क्या हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब देखो ये है कोई कंडक्टिंग बार जिसको आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ EMF है, और कितना EMF है भाई, इट इज BLV, और ये है A, ये है B, सर्किट इज कंप्लीटेड थ्रू रेजिस्टेंस R, है ना। क्या क्या करंट बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। कितना करंट आएगा? करंट विल बी हाउ मच, विल बी EMF बाय R, दैट इज BLV बाय R। It is BLV by R। फिर क्या पूछा है बीट नंबर 5 में? फिर क्या होगा? फाइंड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन। ये चीज समझ में नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन मतलब कंटिन्यू व्हिच मोशन? द मोशन ऑफ द बार विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने के लिए तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन 0 होता है। अब एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स की क्या जरूरत है? नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। और रुको थोड़ा सोचो, जब इसमें करंट फ्लो करने लगा भैया, कैसे? द करंट स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, A to B to A। हम लोग देख चुके हैं कि करंट ऐसे फ्लो करने लगा है। नाउ दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, विल नॉट इट एक्सपीरियंस ए फोर्स? यस। किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा? राइट हैंड पाम, if the fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicates the direction of the current element, the force is perpendicularly coming out from the palm, that is a pushing force। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये करंट ऐसे घूमने लगा है तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगा। हाँ, अब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, कैसा? ऐसा। ये जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा।
हमें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में चलाना है। टू मेक इट टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी डेफिनेटली शुड अप्लाई सम फोर्स to nullify the effect of magnetic force, and that force is called the external force required. तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फोर्स है और हमको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाना है, उसके लिए नेट फोर्स जीरो होना है। नेट फोर्स जीरो होने के लिए माई एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी सफिशिएंट टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? बीट नंबर 5 में लिखेंगे, बीट नंबर 5 में लिखेंगे कि टू मूव the bar with constant velocity, the net force must be zero. That is, net force must be zero. That is, the external force must be equal to the magnetic force. और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? मैग्नेटिक फोर्स तो हमें मालूम है। अच्छा, ये क्वेश्चन में तो ये लेंथ एल दिया था क्या? हाँ, ये लेंथ एल दिया था यहाँ पर फिगर में, थोड़ा मैं मिस कर गया, लेंथ एल है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा? बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आई एल एंड बी। आई एल ऐसा है, बी ऐसा है, इट इज 90 डिग्री। तो साइन 90 हो गया 1 बी आई एल। आई क्या है? बी एल वी बाई आर। आई के जगह बी एल वी बाई आर डालिए और आपको मिल गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड। आई के जगह बी एल वी बाई आर डाल दिए तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर हो गया। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और आप जानते हो, आगे आगे आप पढ़ोगे तो चौंक जाओगे आप। इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा इसको जब हम इतना वेलोसिटी में खींच के लेके जा रहे हैं। अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं आया, हम पढ़ेंगे आगे आगे। जब इसको हम इतना वेलोसिटी में खींच के लेके जा रहे हैं, यू नोटिस हम इसको खींचने में वी आर डूइंग सम वर्क, और जितना वर्क हम करेंगे उतना ही हीट एनर्जी इधर निकलेगा। बिकॉज माई मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज व्हाट हैपेंस इनसाइड ए जनरेटर। You rotate it by means of an engine and the mechanical energy converts into electrical energy. क्या आपको मालूम है कि what is the formula for mechanical power? F into V मालूम है? मैकेनिकल पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी देखो तो ये हो गया फोर्स रिक्वायर्ड, वेलोसिटी v है, तो पावर कितना हो गया? F इंटू V होता है b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाई r. The mechanical power spent in pulling this b square l square v square by r. What is the electrical power? कितना EMF हुआ है? BLV. इसमें कितना पावर होगा? v square by r, मतलब b square l square v square by r. जितना मैकेनिकल पावर आप स्पेंड कर रहे हो इसको खींचने में, उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हो रहा है। Is that clear? Yes. चलिए, खैर इस चीज को और भी डिटेल्स में हम देखेंगे आगे, लेकिन पहले देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। A bar of length, a bar of length a bar जैसे लिखते हैं, a bar conducting bar moves with rotates about one end in a transverse magnetic field as shown. तो हुआ क्या? हुआ यूं है कि कोई एक बार है जो एक एंड में घूम रहा है, ये एक वही बार है। दिस इज व्हाट इज ए बार रोटेटिंग अबाउट वन एंड, और ये ऐसा घूम रहा है।
ये एक एन में घूम रहा है। कितना स्पीड में, टाइम पीरियड कोई जानकारी नहीं है, बस घूम रहा है, ये दिया है। ये पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ओ ए बी। गिवन ओ ए इज इक्वल टू ए बी और कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। फाइंड ई ओ ए मतलब EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस ओ ए बाय EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस ए बी। इनर हाफ पार्ट और आउटर हाफ पार्ट में जो EMF इंड्यूस होगा उसका रेशियो बताइए, ऐसा करके बोल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? निकालना क्या है, फाइंड ई ओ ए बाय ई ए बी और रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड along the parts OA and AB. Ratio of EMF induced. Ratio of EMF. Ratio of EMF induced. Ratio of EMF induced. Ratio of EMF induced in part OA to that in part OB और AB। क्या आप ये क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे कि मैं शुरू हो जाऊं? Would you like to try this question? सर ट्राई क्या करेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे पता नहीं चल रहा, ऐसा है क्या? आपको देखना है कि व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द पार्ट AB। OA में कितना होगा हम सबको मालूम है, मालूम नहीं ये लेंथ कितना है, सिर्फ इस लेंथ, ये मिड पॉइंट है ना, चलो मानते हैं कि ये लेंथ L है, तो ये लेंथ भी तो L ही है। हाँ सर ये समझ में आया, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं कि EOA निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर इसका टाइम पीरियड T है तो इट इज पाई बी L स्क्वायर बाई T। T क्या है, टाइम पीरियड। कैसे आया सर, ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिराइव किए थे। EOA इज पाई बी L स्क्वायर बाई T। अगर EAB मिल जाएगा हमारा काम बन जाएगा। EAB निकालने के लिए मैं आपको ढेर सारा मेथड अभी बताता हूं, सारा मेथड को समझिए तो आपकी काम में लगेगा। टू फाइंड EAB, टू फाइंड EAB फाइंड EAB। फर्स्ट मेथड, ये चीज निकालना है। हम ढेर सारा मेथड यूज कर सकते हैं एंड आई वांट यू टू लर्न ऑल दिस मेथड्स, क्योंकि कौन सा मेथड कब काम में लगेगा आपको मालूम नहीं। फर्स्ट मेथड, अच्छा EAB कैन बी अंडरस्टूड एज, आई कैन से इट इज OB माइनस OA। सिंपल है नहीं? OB में क्या वोल्टेज हुआ, माइनस इसमें जो वोल्टेज हुआ माइनस कर दो। OB क्या है, EOB तो मालूम है, हाफ बी OB, लेंथ कितना है 12, 12 का स्क्वायर बाई T और हाफ बी पाई, हाफ कहां से आया, हाफ नहीं आया, पाई बी 12 का स्क्वायर बाई T, सो इट इज 4 पाई बी L स्क्वायर बाई T। अच्छा माइनस 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 माइनस, क्या है माइनस, दूसरा वाला जस्ट टू क्लियर द फिगर, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आप देख पाओ। ये O है, ये A है, ये B है, ये L है, ये L है, ये घूम रहा है, ये डंडा है नहीं, और ये बोर्ड है, ये पेन है। तो EOA क्या है,
EOA तो देख चुके हैं, क्या था, पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। थोड़ा एक दूसरे से माइनस करो तो ये 4 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी माइनस, सॉरी ये इक्वल टू क्यों लिखा है, माइनस ये EOA पाई बी एल स्क्वायर बाई टी, 4 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी माइनस पाई बी एल स्क्वायर बाई टी इज 3 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। क्या मेरी बात समझ में आया? ये हुआ फर्स्ट मेथड। तो अगर हमको पूछा गया है रेशियो क्या है, EOA बाय EAB, तो कितना हो जाएगा देखो तो भैया, इट इज कमिंग 1:3, मतलब इसमें जितना इमेज होगा उसका 3 गुना उसमें होगा। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट मेथड। लेकिन फर्स्ट मेथड में करने के लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। लेट अस गो फॉर द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड फ्रॉम द ab initio प्रिंसिपल, फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, हुआ क्या कि ये जो हमारा यहाँ पर जो बार था, ये बार, सॉरी ये बार, इट वाज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, ये हमें मालूम है, इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड। जब ये बार एक एंड में घूम रहा है, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस AB। ठीक है, ऐसा करो, सोचो कि ये कोई एक सर्किल है, ये पासिंग थ्रू A, ठीक है, और ये, सॉरी ये दूसरा सर्किल है, ये सर्किल कैसा है, ये सर्किल भी पासिंग थ्रू B है, ऐसा। जस्ट इमेजिन, देख लो, प्यार से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये दो सर्किल हैं, ये दोनों सर्किल में आपको दिख रहा है कि जब ये घूम रहा है, AB वाला सेक्शन, OA में जो EMF हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि OA क्या कर रहा है कि इसके अंदर से जो करंट्स जा रहे हैं, आई मीन जो फ्लक्स जा रहा है, उसको कट कर रहा है। कौन? OA। तो यहाँ पर से जो फ्लक्स जा रहा है उसको कट कर रहा है। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर ऐसा है, EMF मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। लेकिन सेक्शन OA जो इनर हाफ पार्ट है बार का, वो सिर्फ अंदर वाले फ्लक्स को कट कर रहा है, बाहर वाले फ्लक्स को कट नहीं कर रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अंदर वाला जो फ्लक्स को कट किया, उसके चलते जो d∅dt हुआ, उसके चलते EMF हुआ, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जो EMF हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्स कट इन द बाय द पार्ट OA। अच्छा, ये एक बार जब घूम के आता है तो क्या करता है, ये इधर से जाता हुआ सारा फ्लक्स को कट कर रहा है, इधर से जाता हुआ सारा फ्लक्स को ये कट कर रहा है। अच्छा, AB के बारे में सोचो, ये जब तक एक बार घूम के आएगा, कौन सा फ्लक्स को कट करेगा? ये यहाँ पर जो फ्लक्स है उन्हीं को कट करेगा। It will cut only the lines of flux passing through this zone, the zone which is not included by the smaller circuit but in the bigger circuit। इसके साथ जो फ्लक्स है उसी को लिंक करेगा। तो ये फ्लक्स है कितना, आपको होगी ये फ्लक्स, तो सर ये फ्लक्स इज, ये फ्लक्स कितना है कि ये एरिया निकालो, दिस एरिया, दिस ग्रीन एरिया और ब्लू एरिया को निकालो। ब्लू एरिया को निकालने के बाद B के साथ मल्टीप्लाई करो। B कितना है वो तो दिया नहीं, फिर भी चलो निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस एरिया? 5 और d∅, फ्लक्स कट बाय AB इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना फ्लक्स कट करेगा? दिस एरिया, इट इज B इंटू एरिया। ये कौन सा एरिया है? पूरा रेडियस है 12। ध्यान रहे, पूरा रेडियस क्या था? 12। तो ये पाई 12 का स्क्वायर माइनस पाई L का स्क्वायर
इज इट नॉट कमिंग 3 पाई बी एल स्क्वायर? यस। dt कितना है? इट इज 1 रिवोल्यूशन, से इट इज टाइम पीरियड t। तो क्या कहोगे EMF अक्रॉस AB? इट इज नथिंग बट d फाई बाई dt। देखो तो 3 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी, और शायद वहां पर भी तो हम लोग वही नहीं थे, इट वॉज कमिंग 3 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। कहने का मतलब है आइदर यू फाइंड द फ्लक्स कट इंडिविजुअली बाय दिस सेक्शन, है ना, और यू गो फॉर द प्रीवियस मेथड। आइदर वे आपको ये मिला तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला 3EOA बाय EAB इज अगेन 1/3। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताना। YouTube चैनल में इसका आंसर छोड़ना। क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं? क्वेश्चन सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बार है जो दिखने में ऐसा है, ये बार है, ये ऐसा है, कितना दिया? दिया है कि ये ऐसा बार है, ये घूम रहा, दिया है कि ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, और ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, B है, और ये बार घूम रहा है विथ टाइम पीरियड T अबाउट एंड O। ठीक है, आंसर बताना है आपको। पूछा है थोड़ा वैल्यूज बदल देते हैं, कॉल इट A, और ये तो O लिखा है ऑलरेडी, OAB। द L-shaped bar moves with time period T as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड EOA एंड EAB, ये हो गया क्वेश्चन। OA निकालना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज पाई बी एल स्क्वायर, तो आपके पास फॉर्मूला है, A का लेंथ दिया, OA का लेंथ दिया है 12 मीटर, मिल जाएगा। AB में कितना होगा, इसके लिए दिमाग पर जोर लगाना होगा। ट्राई करिए, मुझे इंटरेस्ट है जानने में द आंसर ऑफ EAB कितना है, आप लिख के दीजिए, यूट्यूब चैनल में प्रेजेंट करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.